अप्रैल का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी सता रही थी। धूप के तेज थपेड़े लोगों के ऊपर पड़ रहे थे और इसके साथ ही उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में कई जगहों पर लू जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही जो वीकेंड अभी गया है, इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था उसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर तो जो है वो मौसम में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर भारत के जो ज़्यादातर इलाके जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही थी, लू जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली। और अब जैसे ही ये हफ्ता शुरू हुआ तो इस हफ्ते की शुरुआत में भी लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि इस बार जो गर्मी है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि मौसम विभाग भी यही बात कह रहा है कि इस बार जो गर्मी है वो पहले से ज़्यादा पड़ने की संभावना है। लेकिन इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके अनुसार मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मौसम विभाग का कहना है कि 18 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है और वो होगा जम्मू कश्मीर के इलाके में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ इलाके उत्तराखंड के। यहाँ पर 18 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर हल्की जो बारिश है और उसके साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और वहीं से जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी, जो मैदानी इलाकों का तापमान ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें 18 अप्रैल से होंगी। उससे पहले 3 दिन यानी आज से 3 दिन तक जो आप देखेंगे राजस्थान और उसके साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पर कई जगहों पर हीट वेव होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में तो गर्म रातें होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से आज जताई गई है। राजस्थान में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं गुजरात में भी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ पर भी 17-18 तारीख को कुछ जगहों पर हीट वेव चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन 18 तारीख के बाद से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में एक बार मौसम में फिर से परिवर्तन होगा और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बहरहाल अगर हम आज दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जो बढ़कर अगले 3 दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं सुनील कुमार कानपुर से। कानपुर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा सुबह 7:30 बजे कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र मंदना के पास नानामऊ क्षेत्र पड़ता है। वहां पे सुबह 7:30 बजे शिक्षिकाओं से कार में बैठी शिक्षिकाओं और बस का भिड़ंत में 2 शिक्षिकाओं और कार चालक की हुई दर्दनाक मौत। और बात आपको बता दें कि कार में सवार 4 लोग और चालक लगाकर 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वही बस चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी और कार घुसी रोडवेज के अंदर। कई घंटों मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए से जाम को खुलाया गया और इसके बाद सुचारू रूप से चालू हुआ। वहीं मृतक के परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। मौके पर पहुंचे परिजन और परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। हैलट अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 शिक्षिकाएं कानपुर की हैं और चालक भी कानपुर का है, ये उन्नाव क्षेत्र में शिक्षिका के पद पर तैनाती है। वहीं ये अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, तभी सुबह 7:30 बजे नानामऊ क्षेत्र में भिड़ंत हो गई। इसके बाद परिवार में शिक्षिकाओं के और चालक के चीख पुकार मच गई। वहीं हैलट में मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल। हैलट अस्पताल में पूरी तरीके से प्रशासन और परिजनों के घर के लोग भी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुनील कुमार, JK 24 न्यूज, कानपुर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि गर्मी का सीजन आते ही कहीं ना कहीं लोगों को जो है डेंगू का डंक सताने लगता है। लेकिन इस बार डेंगू का डंक ना फैले और अपना प्रकोप ना दिखाए, इसको लेकर नगर निगम एक विशेष तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नगर निगम के जो मेयर हैं सौरभ थपलियाल, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि डेंगू इस बार ना फैले, उसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो वार्ड हैं राजधानी देहरादून के, उनमें फॉगिंग का कार्य किया जाए और मानसून आने से पहले ही कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं उनको भी साफ सफाई का काम शुरू किया जाए। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो डेंगू का डंक है वो कहीं ना कहीं लार्वे से फैलता है और लगातार लार्वा कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर पनपता है जहाँ पर पानी रुकता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के घरों में भी कहीं ना कहीं ये लार्वा पाया जाता है, जिसमें कूलर हो या फिर पेड़ पौधे हों, उनमें जो पानी रुका हुआ होता है उसमें ये लार्वा पैदा होता है और उसी से डेंगू का कहर पनपता हुआ नजर आता है। तो इस बार कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से एक कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है और नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाकर चेक करेंगी और सभी के घरों में जो लार्वा पाया जाएगा उसको नष्ट करने का काम भी करेंगे और इसके साथ ही उन लोगों पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कानूनी कार्रवाई करने की बात सौरभ थपलियाल के द्वारा की गई है। यानी कि उनकी तरफ से कहा गया है कि यदि किसी के घर में ठहरा हुआ पानी मिलता है और उसमें लार्वा पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि डेंगू का डंक का प्रकोप फैलने से पहले नगर निगम किस तरह की तैयारी करता है और जो अधिकारियों को निर्देश मेयर के द्वारा दिए गए हैं क्या अधिकारी उन पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि डेंगू का प्रकोप ना फैले, उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम ने अब कमर कस ली है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद से लगातार लोग जो है इस खबर को सुनने के बाद चौंकते नज़र आ रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद के NIT विधानसभा के सारन गांव के एक गुलशन नाम के युवक का पिछले 17 दिनों से एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसकी प्रेमिका उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी और ऐसे में उसने अपने घर पर बुलाकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी दोनों पैरों में 13 फ्रैक्चर आए हैं। ऐसे में अब गुलशन का जब इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो गुलशन का कहना था कि उसकी प्रेमिका गुंजन पिछले कई सालों से लगातार उसके साथ रहने का काम कर रही थी, लेकिन शादी ना होने के बावजूद जो है लगातार वो रिलेशन में थे और अब गुंजन उस पर शादी का दबाव बना रही थी। तो यहीं इस मामले में एक और खुलासा तब सामने आया जब गुलशन भी जो है शादीशुदा है और जो गुंजन है वो भी शादीशुदा है। ऐसे में दोनों करीब 7 साल से एक साथ रह रहे थे, लेकिन उसके अलावा उनके जो गुलशन है उसके 3 बच्चे और एक पत्नी भी है। गुलशन लगातार गुंजन से शादी ना करने की बात कहता आया था, लेकिन अब गुंजन जो है मानने को तैयार नहीं थी और अब उसके परिवार वालों ने मिलकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अब गुलशन का यह भी कहना है कि गुंजन के परिवार वाले लगातार उससे पैसा उधार लेते थे और अब 21 लाख रुपए जब उनसे मांगे गए तो उन्होंने घर पर बुलाकर उन पर हमला कर दिया। तो वहीं अब गुलशन का आरोप यह भी है कि उसको नशीला दवाई खिलाकर या नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसको कई दिनों तक गुंजन ने अपने घर पर रखा और अब उससे लगातार शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि बीते दिनों जो है गुंजन और उसके पति थे जो उनको इस बारे में जानकारी हुई, लेकिन अब गुलशन जो है अपनी पत्नी को यह समझाने के बाद अब गुंजन से शादी करने का तो प्लान रच रहा था, लेकिन इस पूरे मामले में अब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई है। हालांकि अब गुलशन का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और 13 टाँके जो है उसके शरीर में अलग अलग जगह पर आए हैं। लेकिन इस खबर को जब सामने आए हैं तो उसके बाद लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है 2 प्रेमिका और प्रेमी के बीच का मामला था, जो कि 7 साल से एक साथ रह रहे थे और अपने पति पत्नियों को धोखा देने का काम कर रहे थे। दरअसल गुलशन की शादी 2015 में सारन गांव में रहने वाली एक लड़की से हुई थी, तो वहीं जो गुंजन है वो फरीदाबाद के 2 नंबर में रह करती थी और जो गुलशन की दुकान पर मोबाइल खरीदने के
पहुंची थी, जहां उनकी प्रेम की स्टोरी शुरू हुई। अब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गुलशन को उसके परिवार वालों ने डंडे मारकर घायल कर दिया है और अस्पताल में इलाज करा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को आपसी रंजिश और जो है बता रही है, लेकिन अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, ये 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। लखनऊ नगर निगम में आज सदन जोरदार बहस के साथ शुरू हुआ, जहां सबसे पहले शुरुआत हुई बैठने को लेकर के। लखनऊ नगर निगम का आज सदन था, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। तकरीबन 4 अरब से भी ज़्यादा का ये बजट आज लखनऊ के विकास कार्यों में रखा जाना है। साथ ही साथ खासकर इस बजट में सबसे पहले पार्षदों की बैठने को लेकर के लड़ाई हो गई, जिसमें पहले जो वो लोग बैठना चाहते थे कि जो सीनियर हैं, दूसरी पंक्ति में वो बैठना चाहते थे जो मिड जूनियर हैं। इसके बाद की तीसरी पंक्तियों में उनको बैठाया जाना था जो बिल्कुल नए पार्षद बने हैं। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को देख करके जो विपक्षी थे वो हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा भंग की जा रही है। इस तरीके से नगर निगम सदन में जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं चलेगी। नगर निगम में हर एक पार्षद नगर निगम कार्यकारिणी में आने वाले सदस्यों को छोड़कर हर एक पार्षद नगर निगम का हिस्सा है और बैठने को लेकर के इस तरीके की जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जिस तरीके से सदन शुरू हुआ, 4 अरब के बजट पर चर्चा होनी शुरू हुई, लेकिन उसके पहले ही जो पार्षद हैं उन्होंने बजट को लेकर के विवाद छेड़ दिया। ये बजट जो पार्षदों का मूल कोटा बढ़ाया गया है, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख रुपए अब पार्षदों के कोटे में बढ़ाए गए हैं। इसमें कोटे की राशि में से ख़रीदारी करने को लेकर के पार्षदों ने विरोध जताया। पार्षदों का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस तरीके के किसी भी लिखित आदेश को निरस्त किया जाए जिसमें लिखा हो कि पार्षद 10 लाख रुपए का कार्य निधि से अपनी 10 लाख रुपए का कार्य कराएंगे, वो भी चूना छिड़काव का काम, ई रिक्शा खरीदने का काम, इस तरीके का काम पार्षदों को कराना होगा। इस तरीके के किसी भी आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष ने कहा कि सदन में कही गई बातें और कार्यकारिणी में कही गई बातें दोनों अलग हैं, जिसके बाद देर तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। मेयर सुषमा खरकवाल ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये पूरा मामला थम नहीं जाता तब तक किसी भी तरीके पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद जब पार्षदों ने महापौर को मनाया, उसके बाद सदन चला और सदन में तकरीबन 4 अरब से भी अधिक राशि को लखनऊ के कार्य प्रणाली में प्रयोग किया जाएगा, जिससे लखनऊ का विकास हो सके, लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके, खासकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्यों में और स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली निर्माण, जल निगम और तमाम कार्यों में इस पैसे की मद को खर्च किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष खबर है। अगर आप पीलीभीत और लखीमपुर खीरी से गोरखपुर को ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ना जाएं, क्योंकि अगले 19 दिनों तक आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस 2 मई तक गोरखपुर के बजाय गोमती नगर तक ही जाएगी। साथ ही गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस 16 अप्रैल से 3 मई तक गोरखपुर के बजाय गोमती नगर से चलकर पीलीभीत आएगी। लिहाजा इन 19 दिनों यानी 14 अप्रैल से 3 मई तक लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से गोरखपुर को जाने वाले यात्री इस रूट की ट्रेनों से सफर नहीं कर सकेंगे। इसकी क्या वजह है ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक डोमीनगरगढ़ गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के अंतर्गत 26 अप्रैल तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है। इसके साथ ही 27 अप्रैल से 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। साथ ही 30 मई को रेल संरक्षक आयुक्त के निरीक्षण के चलते ट्रेन नंबर 15009 गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस 16 अप्रैल से 3 मई तक गोरखपुर के बजाय गोमती नगर से पीलीभीत के बीच चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन नंबर 15010 पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 2 मई तक गोरखपुर के बजाय पीलीभीत से गोमती नगर के बीच चल पाएगी। इस अवधि में यह ट्रेन गोरखपुर से गोमती नगर के बीच निरस्त रहेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत। छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार जो है जनता से किए गए वादा बैक टू बैक पूरा लगातार कर रही है और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक और जो है मोदी की गारंटी के तहत एक और वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है जयंती के अवसर पर उन्होंने अटल डिजिटल चॉइस सेंटर ग्राम पंचायतों के साथ MOU किया है। अब इसके माध्यम से जो है ग्राम पंचायतों को लेन देन के लिए डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही अब इसके माध्यम से लगभग पूरे प्रदेश के 1400 से ज़्यादा जो पंचायत है उसमें प्रत्येक जो विकास खंड के 10-10 गाँव को जो है डिजिटल किया गया है। इसके माध्यम से अब जो है किसी भी तरह से जो असुविधाएं हो रही थी उसको लेकर के जो है किया गया है। अब जो है प्रदेश की जो गांव में जो रहते हैं जो लोग जिनको परेशानी हो रही थी उसको लेकर के जो है ये किया गया है। अब वो डिजिटल के माध्यम से अब जो है पैसा का लेन देन जो है एक छत के नीचे कर सकते हैं। इसके माध्यम से अब ये किया गया है कि धान का पैसा हो, महतारी वंदन के पैसा हो, तमाम जो सुविधा है अब वो ग्राम पंचायत से जो है चॉइस सेंटर के माध्यम से निकाल सकेंगे। अब इसके माध्यम से एक बड़ी राहत मिली है। ऐसा नहीं होने पर क्या होता था कि छोटी छोटी पैसे निकालने के लिए या और सुविधाओं के लिए उन्हें दूर दराज जाना पड़ता था। अब एक ही छत के सामने जो है ये तमाम जो डिजिटलकरण हुआ है उसके माध्यम से अब पैसे के लेन देन कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे प्रदेश के साथ उन्होंने जुड़ा और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का एक और वादा जो है हमने पूरा किया है और अटल डिजिटल के साथ जो हमने वादा किया था उन्होंने हमने पूरा किया है, ऐसा उनका कहना है। निश्चित ही डिजिटलकरण के साथ में जुड़ने के साथ ही अब ग्राम पंचायत में रहने वाले, ग्रामीण स्तर में रहने वाले लोगों को जो है बड़ी फायदा जो है अब मिलेगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। 24/7 न्यूज़ खबर कर्नाटक के तारीखी शहर बीदर से 16 अप्रैल को यानी कि कल दोपहर 4 बजे कर्नाटक के CM सिद्धरामैया बीदर को पहुंच रहे हैं और यहां पर 2025 करोड़ रुपए के लागत से जो बीदर ज़िले को डेवलपमेंट करने का यहां पे इफ्तिताह भी होने वाला है। बीदर CM सिद्धरामैया बीदर के दौरे पर कल 16 तारीख को आने वाले हैं। साथ ही भालकी, बसो कल्याण और बीदर साउथ के जो मन्नाई के लिए देहात में भी बहुत सारे डेवलपमेंट काम का करने का एक सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि अब ये देखना होगा कि ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर जो ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में जो कल एक बहुत बड़ा एक यानी कि कर्नाटक के राज्य को एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। अब ये देखना होगा कि 2025 करोड़ रुपए का सफल कितना टेंडर्स होते हैं और कितना डेवलपमेंट होता है, कितना वर्क्स मुकम्मल होता है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने आ रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका ये कहना है कि 2025 करोड़ जो बीदर की लागत से जो डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है ये कर्नाटक के लिए एक मिसाल कायम होगा। अब ये देखना होगा कि ये इनकी जो दिग्गज नेताओं के जो अल्फाज हैं कि भाई एक मिसाली डेवलपमेंट बीदर ज़िले को होने जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीदर ज़िला आखिरकार कितना डेवलपमेंट होता है। मैं ये याद और एक मरतबा CM सिद्धरामैया को याद दिलाना चाहता हूँ कि बीदर ज़िले में यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो उर्दू, मराठी, कन्नड़ा लैंग्वेज यहाँ पर सब मिक्स होती है, साथ ही हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी ज़बान चलती है। लेकिन यहाँ पर जो मौलाना आज़ाद सैटेलाइट का भी एक यूनिट 2013 में CM सिद्धरामैया खुद यहाँ पर आकर उसका इफ्तिताह किया था, लेकिन वो आज तक उसको मुकम्मल नहीं किया गया। तो ना तो उसमें कोई सैटेलाइट जो यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह किया था उसको लेकर आज तक कोई नेता उसके ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो मौलाना आज़ाद उर्दू सैटेलाइट यूनिवर्सिटी की बात थी। उर्दू ज़बान को लेकर भी कर्नाटक सरकार को चाहिए कि यहाँ पर 18 से 20% लोग उर्दू और हिंदी, मराठी करने वाले लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील गन्नूरे के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बीदर।